गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास में 11th क्लास प्लस सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लास्ट क्लास में कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था। कैपिटल आप पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम भी, कि जो ऑनर इन्वेस्ट करता है पैसा बिजनेस में, चाहे वो कैश के फॉर्म में लेके आए, चाहे कोई असेट लेके आए। असेट का मतलब भी आप पढ़ चुके हैं और दोबारा भी पढ़ेंगे। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पोजेशन में है, आपके अधिकार में है, जो आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, कोई इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट देगी, तो आप उसे एसेट बोलते हैं। कैपिटल ऑनर लेके आता है बिजनेस में, ठीक है। इसको और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, इन टर्म्स को डिटेल में समझ लेते हैं। एक वर्ड है असेट, जो अभी आप पढ़ेंगे भी आगे। पहले ही समझ लें, असेट का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पोजेशन में है। पोजेशन मतलब अधिकार में है, ठीक है। आपका राइट है उस पर यूज़ करने के लिए, और वो आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी, इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर किसी भी चीज़ में ये चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है, तो आप उसे असेट बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में। एक तो वो आपके पोजीशन में है, आपका राइट है उस असेट पे कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। अब चाहे वो लैंड हो सकती है, आपने कोई लैंड खरीदी अपने बिजनेस के लिए, कोई आपने बिल्डिंग परचेज़ की अपने बिजनेस के लिए, आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया अपने बिजनेस के लिए, ये सब क्या है, आपकी असेट कहलाती हैं। इन अकाउंटिंग टर्म में असेट बोला जाता है, संपत्ति हिंदी में अगर बोले तो। एक वर्ड होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको देनी है। अब लायबिलिटी भी दो तरह की होती है। एक तो होती है इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व, इंटरनल। एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपको बिजनेस के ही आदमी को देनी है, मतलब आपको आउटसाइडर को नहीं देनी, बिजनेस के अंदर ही कोई पर्सन है उसको वो लायबिलिटी पे करनी है, तो वो इंटरनल। अगर बिजनेस के बाहर कोई पर्सन है उसे कोई पेमेंट करना है, तो वो एक्सटर्नल। अभी इसे और डिटेल में समझते हैं। कैपिटल, अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अकाउंट्स में पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंट कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल रूल्स आते हैं उसमें, राइट, कि इन प्रिंसिपल को बेस पे आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। इसी तरह अकाउंट्स में भी कॉन्सेप्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट में एक आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी आप आगे भी ही पढ़ेंगे इस चीज़ को, पर मैं यही क्लियर कर देता हूँ। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अकाउंटिंग करते समय, मतलब जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब आप अकाउंट्स के फंक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ऑनर यानी प्रोप्राइटर को अलग समझा जाएगा और आप बिजनेस को अलग पर्सन मानेंगे। वैसे आपका ही बिजनेस है, मेरा ही बिजनेस है, तो अलग नहीं होगा, पर अकाउंटिंग करते समय माना जाएगा कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो जो ऑनर है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। ऑनर जो पैसा लगा रहा है, जो कैपिटल लगा रहा है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। जैसे आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं, राइट, तो जब आप पैसा जमा कराते हैं तो बैंक के ऊपर आपका पैसा लायबिलिटी होता है, बर्डन होता है। कल को आप बैंक से डिमांड करेंगे तो पैसा वापस देना होगा। इसी तरह अकाउंटिंग करते समय अज्यूम किया जाता है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, और ऑनर जो बिजनेस को पैसा दे रहा है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। तो ऑनर जो पैसा दे रहा है वो कैपिटल जिसे अपन बोलते हैं, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। पर ये तो इंटरनल पर्सन है, राइट, ये कोई एक्सटर्नल पार्टी नहीं है, इंटरनल पार्टी है। तो ऑनर को हम इंटरनल लायबिलिटी बोल सकते हैं। ऑनर जो पैसा दे रहा है वो इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है, यानी कैपिटल हो गई इंटरनल लायबिलिटी। इसके अलावा जो आउटसाइडर को पैसा देना है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, राइट। किसी पर्सन से उधार सामान खरीदा तो उस पर्सन को देना है, उसे अकाउंट में क्रेडिटर बोलते हैं। अगर आप किसी पर्सन से उधार सामान खरीदते हैं, कोई उधार सर्विस लेते हैं या गुड्स खरीदते हैं, तो उसे जो पेमेंट करना होता है, ठीक है, वो उधार, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं उस पर्सन को। तो ये सब एक्सटर्नल पर्सन हो लायबिलिटी होते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। असेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी थिंग जो आपके पोजीशन में है, जिस पे राइट है आपका, आप उसे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में वो इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको कमा के देगी, उसे आप असेट बोलते हैं। वो लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स एट्सेट्रा। लायबिलिटी भी दो तरह की होती है। एक इंटरनल लायबिलिटी होती है जो ऑनर को ही देनी होती है, बिजनेस के पर्सन को ही आपको देनी है, वो इंटरनल। जो बिजनेस के अलावा किसी बाहरी पर्सन को देनी होती है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कैपिटल जो ऑनर है वो सेपरेट पर्सन माना जाएगा अकाउंटिंग करते समय, यानी बिजनेस को अलग समझा जाएगा, ऑनर को अलग समझा जाएगा। और बिजनेस जो भी पैसा देगा, ऑनर जो भी पैसा देगा बिजनेस को, उसे आप कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट होती है।
क्लियर। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सपोज कोई ऑनर है, उसने बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस पर कर रहा है, आप बिल्डिंग खरीदी आपने मान लेते हैं 10 लाख की, राइट। आपने फर्नीचर परचेज किया सपोज 2 लाख का। आपने कैश लगाया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए था तो आपने पैसा भी लगाया है 3 लाख का। तो ये ऑनर ने लगाया पैसा, एक तो बिल्डिंग लगाई आपने, एक फर्नीचर लगाया और एक कैश लगाया। इसी तरह आपने किसी से बैंक से लोन लिया बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो आपने लोन लिया, मान लेते हैं बिजनेस लोन, बैंक लोन आप लिख सकते हैं इसको 10 लाख का। ये बैंक लोन हो गया, राइट। ये तो असेट हो गई जो बिजनेस में आई है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, असेट, जिनसे आप बेनिफिट कमाएंगे फ्यूचर में, राइट। एक बैंक से आपने लोन लिया है 10 लाख का। एक पर्सन है जिससे आपने उधार सामान खरीदा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जिसे स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मतलब जो सामान आप बेचने के मोटिव से खरीदते हैं बिजनेस में डे टू डे पर्पज़ के लिए, उसे अकाउंट में स्टॉक वर्ड बोला जाता है। जैसे आपका कपड़े का बिजनेस है, आप कपड़ा खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसे आप स्टॉक नाम देंगे, राइट। ठीक है, अकाउंट में जो चीज़ रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदी जाती है, जिसका मोटिव है डे टू डे बेचना खरीदना, जो सामान आप डे टू डे बेचते खरीदते हैं, उसे स्टॉक बोलते हैं। तो आपने स्टॉक खरीदा उस पर्सन से और उसको 3 लाख रुपए का देना है पेमेंट, अभी पेंडिंग है, उससे आप क्रेडिटर बोलते हैं उस पर्सन को। जिससे आप उधार सामान खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो स्टॉक भी आया बिजनेस में, स्टॉक भी एक असेट है क्योंकि फ्यूचर में आप इसे बेचेंगे और बेनिफिट कमाएंगे, तो स्टॉक भी आया 3 लाख का। और क्रेडिटर भी बन गई क्योंकि आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह से ये तो हो गई आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक लोन और क्रेडिटर। तो टोटल 13 लाख तो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। आपकी टोटल असेट हो गई जो आप यूज़ करेंगे फ्यूचर में, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे यानी मॉनेटरी बेनिफिट देंगे, जिनका यूज़ करके आप बिजनेस करेंगे। 10 लाख बिल्डिंग, 2 लाख का फर्नीचर, 12 लाख, 3 लाख का कैश हो गया आपका 15 और 3 स्टॉक आपके पास में है बेचने के लिए 18 लाख, तो 18 लाख। तो ये तो असेट हो गई और ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटी हो गई यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, आपके पास असेट तो ज़्यादा है, राइट, और लायबिलिटी है कम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 लाख, वो क्या है, कैपिटल, वो ऑनर की कैपिटल मानी जाएगी, यानी ऑनर ने इतना पैसा बिजनेस में लगा रखा है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। एक तो ये पैसा, दूसरे का है जो आप बाहर से आपने लेके आए, एक तो बैंक से लोन लिया 10 लाख का, क्रेडिटर को देने 3 लाख, उधार सामान जिस पर्सन से खरीदा तो 13 लाख। तो ये आउटसाइड लायबिलिटी होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी, राइट। ये पैसा तो आपने बाहर के बंदे से लेके लगाया है, मतलब टोटल 18 लाख की असेट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, 18 लाख आपके पास असेट है, 18 में से 13 लाख रुपए तो आप बाहर के आदमी से लेके आए हैं, तो कॉमन सेंस 5 लाख रुपए ऑनर ने लगाए होंगे, यानी 5 लाख रुपए कैपिटल मानी जाएगी। क्लियर। तो इसको हम फॉर्मूले में अगर रखें तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो असेट है, सारी असेट है जो बिजनेस में असेट, उसमें से आप जो आउटसाइड पार्टी से पैसा लेके आए, आउटसाइड पार्टी से जो अमाउंट लेके आए, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी या केवल लायबिलिटी बोल सकते हैं। जब भी कोई लायबिलिटी वर्ड यूज़ करता है तो उसका मोटिव मतलब होता है बाहर के आदमी को जो पैसा देना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलने या केवल लायबिलिटी भी आप बोल सकते हैं। तो इसे लेस कर दें, आप टोटल 18 लाख की असेट है आपके पास, 13 लाख तो आपने बाहर के लोगों से पैसा अरेंज किया यानी उधार सामान खरीदा है, बैंक से लोन लिया है, तो आप असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे, केवल लायबिलिटी घटा देंगे, तो 5 लाख जो बचेगा वो माना जाएगा ऑनर का पैसा है, वो ऑनर ने लगाया है, क्योंकि 18 में से 13 तो आप बाहर के लोगों से लाए हैं, तो कॉमन सेंस 5 लाख रुपये ऑनर की कैपिटल मानी जाएगी। तो यही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में, हम समझते हैं ढंग से। For example, suppose that the following balances appeared in the books of firm. फर्म मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, फर्म का मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं, फर्म कोई भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, अकेला आदमी बिजनेस कर सकता है, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, 2 लोग मिलकर भी पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। तो एक बिजनेस की डिटेल दे रखी है, कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, 2 लाख रुपये आपके पास कैश है, तो ये असेट हुआ क्योंकि फ्यूचर में आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। मशीन है 5 लाख की, ये भी असेट है क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, असेट। स्टॉक है जो रीसेल पर्पज़ के लिए आप खरीदते हैं बिजनेस में जो चीज़, उसे स्टॉक बोलते हैं। डेटर्स आपको दे रखे हैं, डेटर्स मतलब जिसको आप उधार सामान बेचते हैं, अभी आप पढ़ेंगे भी टर्म्स आगे, इन्होंने यहाँ पे भी दिया। डेटर्स होता है जिस पर्सन को मैं उधार सामान बेचता हूँ, जिससे मुझे पैसे लेने हैं, तो वो डेटर है। तो ये मेरे लिए असेट है क्योंकि मेरे पास राइट है उस पर्सन से पैसे लेने का, फ्यूचर में वो मुझे पैसा देगा, तो ये असेट हुआ डेटर्स। 4 लाख। क्रेडिटर्स आप पढ़ चुके हैं, क्रेडिटर मतलब जिन लोगों से आप उधार सामान या कोई सर्विस खरीदते हैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, उन लोगों को बिजनेस में क्रेडिटर्स बोलते हैं। इन दिस केस कैपिटल विल बी, तो ईजी है, सारी एसेट को जोड़ेंगे, 2 लाख प्लस 5 लाख मशीनरी, 7 लाख प्लस 20 लाख 27 लाख, डेटर्स हो गए आपके 4 लाख के, तो 31 लाख हो गया, राइट।
और क्रेडिटर से 3 लाख, क्रेडिटर मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी, तो 31 में से 3 लाख लेस कर देंगे तो आपकी जो कैपिटल आएगी निकल के वो 28 लाख आएगी। फॉर्मूला हो गया कैपिटल इक्वल्स टू असेट, सारी असेट को जोड़िए और आउटसाइड लाइबिलिटी ऑनर के अलावा जो आपने बाहर के लोगों से पैसा ले रखा है वो घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा ऑनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। तो 28 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं ऑनर ने। तो कैपिटल को कई लोग ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ या नेट असेट भी बोलते हैं, ठीक है। जो आप एक कंपनी की अगर बात करेंगे तो कंपनी में इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी या नेटवर्थ और नेट असेट कैपिटल बोलते हैं। अभी नेट असेट क्या होती है, वैसे तो कैपिटल को ही बोलते हैं नेट असेट, पर और इसे डिटेल में समझते हैं, रटना नहीं है तो समझ लें। यानी सारी असेट को जोड़ लीजिए, बिजनेस की सारी असेट जो आपके पोजीशन में है जिसका आप यूज़ करेंगे, उसमें से आप आउटसाइड लाइबिलिटी या केवल लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, आप उसे डिडक्ट कर दीजिए। तो जो पैसा आएगा उसे आप कैपिटल भी बोल सकते हैं, उसे आप नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, उसे आप नेट असेट भी बोल सकते हो, क्योंकि असेट माइनस लाइबिलिटी नेट मतलब कितनी असेट बची। तो आप इसे कैपिटल बोल लें, नेटवर्थ बोल लें, नेट असेट बोल लें, इक्विटी, कंपनी में इक्विटी बोला जाता है कैपिटल को, जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, अभी पढ़ेंगे डिटेल में आप, इक्विटी उसे बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया कैपिटल का, कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं ड्राइंग्स। एक वर्ड होता है अकाउंट्स में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं कि ड्राइंग बना रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग का मतलब कुछ और है। तो इसलिए ताकि आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जाती है, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो डेफिनेशंस पढ़ाई जाती है, ताकि वो कीवर्ड्स जो हैं वो समझ में आ जाए। क्योंकि अगर कोई ड्राइंग बोलता है तो आपके माइंड में क्या क्लिक होता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो ड्राइंग का मतलब तो कोई पिक्चर है, कोई किसी ने आर्ट वर्क किया है, राइट। बट ड्राइंग्स का मतलब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। ड्राइंग का मतलब है जैसे ऑनर ने 5 लाख रुपये लगाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट। बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए दिए, तो आप इसे कैपिटल बोलते हैं। जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस, पैसा या कैश लेके आता है, चाहे काइंड में कोई बिल्डिंग लेके आता है, तो आप उसे कैपिटल बोलते हैं। अब ऑनर के घर में कोई पर्सनल काम है, कोई भी काम हो सकता है ऑनर को पर्सनल, उसने वापस से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, निकाले बिजनेस से फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस के लिए निकालें, फॉर पर्सनल पर्पस के लिए निकालें, वो पर्सनली उस पैसे को यूज़ करेगा। तो ये जो पैसा निकाला है बिजनेस से पर्सनल पर्पस के ऑनर ने, इसे ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ड्राइंग से ऑब्वियसली उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, पहले 5 लाख थी कैपिटल, 1 लाख वो निकाल के ले गया, तो अब उसकी कैपिटल 4 लाख ही मानी जाएगी। तो ड्राइंग्स क्या होता है कि वो अमाउंट जो ऑनर विड्रॉ करता है, जो प्रॉपराइटर विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस, उस अमाउंट को आप ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट को जो आपको दे रखा है बुक में। देखिए, एनी कैश, या तो कैश निकाल के लेके जाए, या कोई वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई गुड्स लेके जाए, विदड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट, या कोई प्राइवेट पेमेंट करे बिजनेस के अकाउंट से, मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग। यानी बिजनेस के पैसे से जो पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला और जो प्राइवेट पेमेंट किया, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है ऑनर की। नेक्स्ट पढ़े लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, जो आउटसाइडर लोगों को देनी होती है बिजनेस में, वो लाइबिलिटी कहलाती है। थर्ड पार्टी, इसे कई बार बोलते हैं थर्ड पार्टी। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिर्फ थर्ड पार्टी, और फर्स्ट और सेकंड पार्टी कौन है, तो ये भी समझ लें ध्यान से, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पार्टी। एक होती है फर्स्ट पार्टी बिजनेस में, एक होती है सेकंड पार्टी बिजनेस में, और एक होती है थर्ड पार्टी बिजनेस में जनरली, ठीक है। जनरली थर्ड पार्टी वर्ड कॉमन है, कई लोग बोल देते हैं, कई टीचर्स पढ़ाते टाइम बोलते हैं कि थर्ड पार्टी को पैसा देना है। अब थर्ड पार्टी क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्टी क्या है। अभी आपने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट। अभी आप डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे आगे, फिर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अकाउंट का, कि बिजनेस करते समय ऑनर को अलग ट्रीट किया जाएगा, मालिक को अलग माना जाएगा, और बिजनेस को अलग समझा जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मालिक अपने पर्सनल जो ट्रांजैक्शन है उनको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करे। आपने घर में कोई राशन खरीदा तो उसका बिल बिजनेस के नाम से नहीं बनेगा, उसका बिल बिजनेस के नाम से बनेगा, ताकि आपको पता रहे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट एंड लॉस है और आपके पर्सनल खर्चे अलग कितने हैं, राइट। अगर आप मिक्स कर देंगे अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी बिजनेस के साथ मिक्स कर देंगे, तो आपको पता ही चलेगा कि आप जो राशन यूज़ कर रहे हैं वो बिजनेस के अकाउंट से पैसा जा रहा है या आपके पर्सनल अकाउंट से पैसा जा रहा है। इसलिए ऑनर को अलग समझा जाएगा, बिजनेस को अलग समझा जाएगा अकाउंटिंग करते समय। ये बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ऑनर जो है वो फर्स्ट पार्टी, सॉरी बिजनेस जो है वो फर्स्ट पार्टी हो गया, पहली पार्टी है बिजनेस, सेकंड पार्टी हो गया ऑनर जो, ठीक है।
थर्ड पार्टी जो इनसे डील करेंगे वो सब थर्ड पार्टी बोले जाते हैं, ठीक है। पहली पार्टी है बिजनेस, सेकंड पार्टी है ऑनर, और जो भी इनसे डील करेंगे वो थर्ड पार्टी। जैसे बैंक ने लोन दिया आपके बिजनेस को करने, तो बैंक क्या है, थर्ड पार्टी है। किसी क्रिएटर ने उधार सामान दिया, वो भी थर्ड पार्टी। किसी डेटर को आपने उधार सामान बेचा, उससे पैसे लेने, वो थर्ड पार्टी है। तो पहली पार्टी है बिजनेस, सेकंड पार्टी ऑनर, और जो भी आदमी इनसे डील करता है, वो गवर्नमेंट हो सकता है, वो बैंक हो सकता है, वो क्रिएटर हो सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, थर्ड पार्टी कहलाते हैं। तो ऐसी कोई भी अमाउंट जो आपको थर्ड पार्टी को देनी है, उसे आप लायबिलिटी बोलते हैं। आप पे बर्डन है, पैसा देना है, तो वो लायबिलिटी वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी इट रेफर टू द अमाउंट, ये वो अमाउंट होता है विच द फर्म का मतलब केवल पार्टनरशिप फर्म नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्म मतलब कोई भी बिजनेस, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर, आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, वॉट एवर, बिजनेस फॉर्म कोई भी हो सकता है। विच द फर्म यानी बिजनेस इज लाइबल टू पे टू आउटसाइडर, जो भी पैसा आपको आउटसाइडर को देना पड़ता है, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ऑफ टू प्रोप्राइटर। पर प्रोप्राइटर को जो पैसा देना है वो इसमें नहीं आएगा। प्रोप्राइटर को कौन सा पैसा होता है, कैपिटल। प्रोप्राइटर जो पैसे लगाता है वो कैपिटल होती है, तो कैपिटल को हम लाइबिलिटी में काउंट नहीं करते, वो इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है। एक्सटर्नल, जब भी कोई लाइबिलिटी वर्ड लिखा है प्योरली केवल, तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो बाहर के लोगों को देनी है आपको, अदर देन ऑनर। इन द वर्ड ऑफ फिने एंड मिलर, ये ऑथर के नेम है, इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन है, लाइबिलिटीज आर डेट, डेट मतलब उधार, आपने किसी से उधार ले रखा है। दे आर अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर, इसका मतलब होता है कि कोई क्रेडिटर है जिनसे आपने कोई पैसा उधार ले रखा है, कोई गुड्स उधार खरीदा है, कोई सामान खरीदा है उधार पर, तो उन्हें पैसा देना है, तो उसे लाइबिलिटी बोलेंगे। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप इसे इस फॉर्मूले में शो कर सकते हैं कि लाइबिलिटी कैसे आएगी, सारी एसेट में से कैपिटल घटा दो, वो लाइबिलिटी आ जाएगी। वही फॉर्मूला है जो आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था कि कैपिटल कैसे आएगी, लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल इक्वल्स टू असेट आपने जो फॉर्म, एक मिनट, असेट माइनस लायबिलिटी। अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था कि मान लीजिए ऑनर ने 18 लाख की असेट लगाई है बिजनेस में, 10 लाख का तो बाहर के लोगों से पैसे लेके आया है वो, तो माना जाएगा ऑनर ने अपने पास से केवल 8 लाख रुपए ही लगाए, वो कैपिटल आ गई। असेट तो जो टोटल आपने बिजनेस में लगाई है असेट, लायबिलिटी मतलब जो आउटसाइड लोगों से आप पैसा लेके आए हैं बिजनेस में, वो लायबिलिटी हो गई, तो माना जाएगा उन्होंने 8 लाख की कैपिटल लगाई। अब मान लो लायबिलिटी मिसिंग है, यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है, ये नहीं दे रखी, सपोज आपको कैपिटल दे रखी है, असेट दे रखी है, तो मैथ्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये प्लस का है, उधर आकर माइनस हो जाएगा, राइट, ये प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको लायबिलिटी नहीं भी दे रखी, तो 18 लाख असेट है, ये प्लस का अमाउंट उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 लाख, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई, आपकी लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10 लाख। तो इन्होंने इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दिया। लायबिलिटी ऐसे भी आ सकती है, आप सारी एसेट जोड़िए बिजनेस की, ऑनर का पैसा हटा दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आउटसाइडर आदमी को कितना पैसा देना है। When a firm purchase goods on credit from A, मान लो आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा, उधार सामान खरीदा ए से, द अमाउंट पेबल टू ए इज़ अ लायबिलिटी, तो जो पैसा आपको ए को देना है वो लायबिलिटी है, क्योंकि ए आपका क्रेडिटर है, जिस आदमी से आप उधार सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, वो आपका क्रेडिटर होता है। लाइकवाइज इसी तरह व्हेन अ बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन, ठीक है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है, इसे भी समझ लें। जैसे मान लीजिए बैंक का एक सीसी लिमिट देता है, आपने सुना होगा क्रेडिट लिमिट, या ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसे क्रेडिट कार्ड के तौर पे भी समझ सकते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड, जब आप बैंक की बात करते हैं, एक होता है क्रेडिट कार्ड, और एक होता है एटीएम कार्ड। अब क्या फ़र्क है सर इनमें, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड तो सेम ही होता है, ठीक है। एटीएम कार्ड बोल रहे हैं, डेबिट कार्ड एक ही बात है। इसका क्या मतलब है, सपोज़ आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आपके बैंक में आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं, आपने बैंक में पैसा है 10 लाख, तो आप 10 लाख ही तो निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ी निकाल सकते हैं, तो वो डेबिट कार्ड है, ठीक है। पर क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप बैंक के पैसे से शॉपिंग करते हैं, यानी आपके अकाउंट में पैसे हों या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो बैंक आपको एक लिमिट दे देता है कि डिपेंड करता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट होती है कि आप 10 लाख रुपए की बैंक के पैसे से शॉपिंग कर सकते हैं, फिर आपको बाद में पेमेंट करना होता है, या 3 लाख, सपोज 10 लाख की लिमिट है,
आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे रखा है, आप उससे 10 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीदते टाइम पेमेंट कर सकते हैं। तो आप बैंक के पैसे से शॉपिंग कर रहे हैं, अपने पैसे से नहीं कर रहे, तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया। अब जबकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, पर बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी कि आप एक उस लिमिट तक आप बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हैं फॉर बिजनेस पर, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अगर बहुत सिंपल वर्ड में बोलें तो ये होगा कि जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आप बैंक के पैसे को यूज़ कर रहे हैं, उससे पैसा निकाल रहे हैं बैंक का, तो उसे ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। और बैंक इस पे इंटरेस्ट देता नहीं है, आपसे इंटरेस्ट लेता है, राइट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। पर अगर आपके आपके डेबिट अकाउंट में पैसे हैं, डेबिट कार्ड है उसमें पैसे हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मिलेगी, ये तो क्रेडिट कार्ड तो खैर सबको मिल सकता है, पर जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है वो केवल आपको मिलती है करंट अकाउंट पर। एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो समझते ही हैं, अगर आपको सेविंग करनी है बैंक में तो जब अकाउंट खोलते हैं वो सेविंग ही होता है, ठीक है। पर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस के नाम से अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को अलग माना गया है और ऑनर को अलग माना गया है, तो आप सेविंग अकाउंट से नहीं खोल सकते। आपको बिजनेस के नाम से एक अकाउंट खोलना होता है, हर बैंक में खुल जाता है, इससे आप करंट अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट तो अगर खोलना है तो आप अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए खोल रहे हैं, सैलरी का अकाउंट होगा, वो सेविंग अकाउंट होगा। पर अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए कोई बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उसे करंट अकाउंट बोलते हैं। और करंट अकाउंट में आप बैंक आपको बोलता है कि हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आप बैंक का पैसा यूज़ करते हैं, ओवरड्राफ्ट लेके जाते हैं। सेविंग अकाउंट में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आप इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं, कितनी बार भी पैसे जमा करा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है कि एक दिन में इससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, इतनी बार ही ट्रांजेक्शन करते हैं। पर करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, मल्टीपल टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। पर करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि अगर आपको आपकी डिपेंड करता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे भी नहीं हैं तो आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं, बैंक के पैसे से शॉपिंग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, उसे आप ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि आपको बैंक को पैसा वापस करना होगा। तो करंट अकाउंट पे ही मिलेगी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, सेविंग अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती। हाँ, आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, अगर सेविंग अकाउंट है तो उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं बैंक से। क्रेडिट कार्ड भी वही चीज़ है कि आप बैंक के पैसे से शॉपिंग करने हैं, और आपको फिर अगर आप इसमें डिफ़ॉल्ट करेंगे एक टाइम पीरियड में, अगर आपने पैसा नहीं जमा कराया तो आपको हैवी इंटरेस्ट और पीनल चार्जेस पे करने होते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं। Likewise, when a bank account is overdrawn, अगर आप बैंक से ज़्यादा पैसा निकालते हैं, द अमाउंट पेबल टू द बैंक, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, इज़ नोन एज ए लाइबिलिटी। वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, बर्डन है, क्योंकि आपको बैंक को पैसा देना होगा। लाइकवाइज द बिल्स पेबल अभी समझेंगे। क्रेडिटर्स अनपेड वेजेस, अगर आपने कोई मजदूरी नहीं दी, और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ जो आप पे बर्डन है, जो आपको पे करनी है, उसे आप लाइबिलिटी बोलते हैं। अभी बिल्स पेबल को हम आगे समझेंगे, इसे आप छोड़ दीजिए अभी एक बार। लाइबिलिटीज़ में भी डिवाइड टू पार्ट। लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, आप पढ़ चुके हैं अभी। एक तो इंटरनल लाइबिलिटी, जो ऑनर को ही देनी होती है, ठीक है, जो ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में, उसे कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर अलग माना जाता है और बिजनेस अलग माना जाता है रिकॉर्डिंग करते समय। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो ऑनर के अलावा बाहर के लोगों को देनी, जो थर्ड पार्टीज़ को जो लाइबिलिटी पे करनी होती है, उसे आप एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी का मीनिंग पढ़ लेते हैं। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर, जो आपको प्रोप्राइटर को देना है या ऑनर को देना है। और इंटरनल लाइबिलिटी वो इंटरनल लाइबिलिटी है, सच एज कैपिटल भी हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट बच गए बिजनेस में, फिर टैक्स देने के बाद जो पैसा बच गया, वो ऑनर का ही है, क्योंकि ऑनर ने ही तो पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए। तो जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट बच जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं बिजनेस में, वो भी ऑनर को ही देने होते हैं, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। यानी एक तो कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, कोई प्रॉफिट बचता है बिजनेस में, प्रॉफिट तो ऑनर को ही देगा बिजनेस, क्योंकि ऑनर के पैसे से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बिलोंग करता है ऑनर को, तो वो भी इंटरनल लाइबिलिटी है। और लॉस भी ऑनर को बिलोंग करता है, अगर लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी ऑनर की, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी ऑनर की। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो थर्ड पार्टी को देना है। अब पढ़ चुके हैं, पहली पार्टी है बिजनेस, सेकंड पार्टी है बिजनेसमैन, और जो भी उनसे डील करते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे, जो भी पैसा बिजनेस एंटिटी को देना होता है टू आउटसाइडर, तीसरे पार्टी को, आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं, सच एज क्रेडिटर, जिनसे आप उधार सामान खरीदते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी आप पढ़ चुके हैं, बिल्स पेबल अभी आप समझेंगे। आउटसाइड एक्सपेंसिव मतलब आपको कोई पेमेंट करना है पर आपने किया नहीं, जैसे बिजली का बिल नहीं दिया या किसी की सैलरी नहीं दी, तो उसे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस
एडवांसेस बोलते हैं, लोन एटसेट्रा। लाइबिलिटी में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, लाइबिलिटी भी दो पार्ट्स में बांटी जाती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब इसे समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है सर? लॉन्ग टर्म को कई लोग नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कई लोग करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का मतलब ये नहीं कि करंट लग रहा है, अभी आप इसका मीनिंग देखेंगे। लायबिलिटी, अगर कोई भी लाइबिलिटी है, कोई भी लाइबिलिटी तो आप समझ गए कि आप पे बर्डन है, आपने किसी से या तो उधार पैसा ले रखा है, उधार सामान खरीद रखा है। कोई भी लाइबिलिटी जो आपको बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड तो आप समझते हैं अप्रैल से स्टार्ट होता है बिजनेस इंडिया में फाइनेंशियल ईयर, और नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड होता है, राइट। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक चलता है। तो ये जो 12 महीने का पीरियड होता है, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं कि इन 12 महीने के दौरान आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, किससे कितना पैसा लेना है, क्या क्या चीज़ आपने खरीदी एक्सेट्रा। तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो 12 महीने से बाद आपको पेमेंट करनी है, यानी कोई लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए ली है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया और आपको 5 साल बाद देना है उसको पैसा वापस, राइट। तो 12 महीने से ज़्यादा का लोन है, यानी 60 मंथ का लोन लिया, 5, 12 या 60, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो अकाउंट्स बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, क्योंकि इसे विद इन 1 ईयर पे नहीं करना है, आपको 1 ईयर बाद पे करना है, तो इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोला जाएगा। इसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी तो आप समझ ही होंगे, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ पे करनी है, यानी विद इन सेम ईयर अकाउंटिंग पीरियड में ही पे करनी है, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, दो पार्ट्स में क्यों बांटा गया है? पार्ट इसलिए बांटा गया ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और कितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ताकि आपको पता रहे कि विद इन 12 मंथ ये पैसा देना है। तो प्लीज़ आप इसका अरेंजमेंट करके रखिए, डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, वरना आप पे पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे और मार्केट में नाम भी खराब होगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी तो इमीडिएट पे करनी होगी विद इन 12 मंथ, तो आप पैसे का अरेंजमेंट करना शुरू कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पास टाइम होता है, आप उसका पैसा बाद में भी अरेंज कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को तो आपको विद इन 1 ईयर पे करना है, तो आप इसे अरेंज करके चलिए इस पैसे को। तो लायबिलिटीज आर डिवाइडेड टू कैटेगरी, एक तो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑल्सो नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑल्सो नोन एज करंट लायबिलिटी। आप इसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स एनी लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ, ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो आपको 12 मंथ के बाद पे करनी है, अकाउंटिंग ईयर के बाद पे करनी है। ये जो 12 महीने से ज़्यादा का लोन है वो लॉन्ग टर्म हुआ। शॉर्ट टर्म में करंट लायबिलिटी मीन्स एनी लायबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ, ये जो अकाउंटिंग ईयर में ही आपको पे करनी है वो करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। अब हम पढ़ लेते हैं। लायबिलिटीज में बी फर्दर क्लासीफाइड टू टू पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो होती है लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी, दीज रेफर टू दोज लायबिलिटी विच फॉल ड्यू, जिनका पेमेंट आपको करना है फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन लिया या कोई डिवेंचर्स, अभी आप पढ़ेंगे डिवेंचर्स क्या होते हैं, इसे भी हम छोड़ते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज रेफर टू दोज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में देनी होती है, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको पैसा चुकाना है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल अभी आप समझेंगे, क्रेडिटर जिनसे उधार सामान खरीदा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पे एक्सपेंसेस, बिजली का बिल नहीं चुकाया, सैलरी नहीं दी, वो सब। एंड शॉर्ट टर्म लोन, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया 12 मंथ के अंदर जिसे आपको पेमेंट करना है। क्लियर। अब बात करते हैं असेट की। असेट का मतलब ये पढ़ाया था, असेट मतलब ऐसी कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ जो आपके पोजेशन में है, आपका राइट है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और वो फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देगी और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी है, मतलब कई सालों के लिए आप यूज़ करेंगे, तो आप उसे असेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं। असेट मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच इज़ इन द पोजेशन, जो आपके अधिकार में है, और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर, अब और इसमें वो पैसा भी आएगा जो आपको दूसरे लोगों से लेना है। अगर देना है तब तो वो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स हैं वो आपको लेना है तो डेटर्स कहते हैं उन्हें अपन। उनके किसी को मैंने उधार सामान बेचा तो उससे मुझे पैसा लेना है, तो मेरे लिए असेट है, इज कॉल्ड एज एन असेट। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट अ कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर, ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी वो असेट है। 10 कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक बता दिया, जो रीसेल पर्पज़ के लिए जो सामान आप खरीदते हैं, जैसे आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका काम ही है फर्नीचर खरीदना और बेचना, तो वो स्टॉक है आपके लिए।
फर्नीचर जो आप अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, BR अभी वो पढ़ेंगे, बिल्स रिसीवर क्या होता है, मनी ओइंग बाय डेटर्स, डेटर्स से जो पैसा लेना है, गुडविल भी पढ़ेंगे आप क्या होती है, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, और अल असेट्स, ये असेट्स होती हैं। तो असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है क्योंकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलेगा। द राइट ऑफ विच आर ओन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका उन पर कंट्रोल है, किसी और आदमी के लिए नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास राइट है, आपके पोजीशन में वो चीज़ जो फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगी। असेट आर वैल्यूबल रिसोर्सेज, ये वैल्यूबल रिसोर्सेज यानी कीमती चीज़ें होती हैं, ओन बाय अ बिजनेस, ये बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं, आपका राइट है उन पे, विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, और आपने इसे पैसा दे के खरीदा है, इन्हें मनी में मेज़र कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में वही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जिन्हें मनी में हम मेज़र कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे ऑनर बीमार हो गया, 5 दिन बिजनेस पे नहीं आया, तो 5 दिन वो नहीं आया, उसकी वजह से बिजनेस को कितना नुकसान हुआ ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी टर्म में। आप सब्जेक्टिव आंसर दे सकते हैं, कुछ कंडीशन आ कि माइट भी 1 करोड़ 2 करोड़, पर वो कोई वैलिड आंसर नहीं है क्योंकि कोई मेजरेबल चीज़ नहीं है आपके पास, किस बेस पे आप ये मेज़र कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू बाय एसेट, या कोई इंटरव्यू आप दे रहे हैं अकाउंट्स का, उसमें पूछा जा रहा है व्हाट डू बाय एसेट, तो आप क्या बोलेंगे, एसेट द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। एक तो कीमती चीज़ होनी चाहिए, ऐसे तो पेन भी हो सकता है, कई मान लो कंपनी में पेन बहुत कम काम में आता है साइन करने के लिए, तो ये पेन भी चल जाएगा 20 साल तक, पर ये एसेट नहीं है ना, तो बहुत इसकी नॉमिनल वैल्यू, मतलब वो समथिंग उस चीज़ की कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए, मतलब महंगी होनी चाहिए। अब वो महंगी कैसे डिसाइड होगी, अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे पता चलता है कि कितनी चीज़ को एसेट मानना है, कितनी वैल्यू को एसेट नहीं मानना है। द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन बाय बिजनेस, वो आपके बिजनेस के नाम से होनी चाहिए वो चीज़, यानी आपके अधिकार में होनी चाहिए। द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड मेजरेबल मनी कॉस्ट, और आपने उसे मनी कॉस्ट में खरीदा हो, एक्वायर किया हो, यानी आपका पैसा लगा हो उस चीज़ को एक्वायर करने में। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब हम पहले आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं असेट्स की। जैसे लायबिलिटीज़ को डिवाइड किया गया था, ऐसे असेट को भी डिवाइड किया गया है। असेट दो तरीके की हो सकती हैं, एक होती है नॉन करंट असेट, वही सेम जो आपने लायबिलिटी में पढ़ा था, नॉन करंट असेट। एक होती है करंट असेट। अब इनमें क्या फ़र्क है सर? नॉन करंट एसेट ऐसी कोई भी एसेट जो मोर देन 1 ईयर, ठीक है, आपको ने 1 साल से ज़्यादा के लिए खरीदी है, यानी वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगी, यानी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए वो बेनिफिट आपको देगी, तो वो हो गई आपकी नॉन करंट एसेट। ऐसी कोई भी एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आपको विद इन 1 ईयर उस एसेट से पैसा वसूल हो जाएगा, तो आप उसे करंट एसेट बोलते हैं। ये तो मीनिंग हो गया। नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, आपको मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देगी, वो नॉन करंट एसेट हो गई। और ऐसी कोई भी एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपको कैश में रियलाइज हो जाएगी, पैसा वसूल हो जाएगा, तो उसे आप करंट एसेट बोलते हैं। जैसे अब नॉन करंट एसेट्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी में। एक होती है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल है। जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, एटसेट्रा, तो ये टेंजिबल एसेट कहलाती हैं। नॉन करंट एसेट में दूसरी एसेट होती है इंटेंजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट, पर आपको एक राइट मिल जाता है, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल एसेट है, पर ये इसका मीनिंग नहीं है ढंग से। कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ऐसी कोई भी एसेट जो आप देख तो नहीं सकते, पर आपके पास कोई राइट है, राइट मतलब अधिकार है टू यूज़, उस चीज़ को यूज़ में लेने का, और वो आपको बेनिफिट दे रही है, तो वो इंटेंजिबल एसेट होगी। जैसे पेटेंट, पेटेंट मतलब न्यू इन्वेंशन, आपने कोई नया आविष्कार किया, ठीक है, नया आविष्कार किया, तो वो पेटेंट कहलाता है। पेटेंट का मतलब होता है न्यू इन्वेंशन, कोई चीज़ पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, आपने ही पहली बार इन्वेंट की है, तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट डिपार्टमेंट होता है हर कंट्री में, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपके नाम से वो पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एड्स की मेडिसिन अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि एड्स की मेडिसिन मिल जाए। मान लेते हैं मिस्टर सी एक साइंटिस्ट है, इसने ढूंढ ली दवाई, इसने एक मेडिसिन बना ली
जिससे आप एड्स का इलाज कर सकते हैं। तो ये अपने नाम से पेटेंट रजिस्टर्ड कराएगा। जैसे आप पढ़ चुके हैं, जब भी आपसे कोई पूछता है हु इन्वेंटेड बल्ब, बल्ब का आविष्कार किसने किया, ठीक है, तो आप अपने माइंड में क्या बोलेंगे, थॉमसन, राइट। जो थॉमसन थे उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। आपसे कोई पूछता है टेलीफोन किसने बनाया, तो आप ग्राहम बेल बोलते हैं, राइट। तो ये लोग अपने नाम से पेटेंट रजिस्टर करा लेते हैं, इनके नाम से पेटेंट बन चुका होता है। तो ये जो मिस्टर सी हैं, मेडिसिन बना ली एड्स की, तो ये अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, सपोज इंडिया में रहते हैं, इन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा लिया। अब इन्हें वो फार्मूला इनके पास में है कि उस फार्मूले को यूज़ करके ये मेडिसिन बना सकते हैं, जिससे एड्स का क्योर हो सकता है, इलाज हो सकता है। अब मिस्टर सी के पास तो पैसा नहीं है, ये तो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने केवल फार्मूला इन्वेंट किया है। अब इनसे मान लेते हैं कोई मेडिसिन वाली कंपनी कांटेक्ट करती है, मान लेते हैं सिप्ला कंपनी, सिप्ला या रैनबैक से आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। सिप्ला कंपनी इनसे कांटेक्ट करती है कि आप ये फार्मूला हमें दे दीजिए, हम इस बड़े लेवल पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर करेंगे और लोगों को बेचेंगे। तो सी अपना फार्मूला फ्री में तो नहीं देगा, राइट, ये कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, पैसा लेगा। तो एग्रीमेंट करता है सी कि वो अपना फार्मूला देगा 2 साल के लिए सिप्ला कंपनी को, 2 साल तक वो सिप्ला को राइट देगा कि वो यूज़ करेगी, और 50 करोड़ रुपये चार्ज करेगा वो इसके लिए। साइंटिस्ट 50 करोड़ रुपये लेगा सिप्ला कंपनी से 2 साल के लिए। तो सिप्ला कंपनी ने इसको पेमेंट किया 50 करोड़ का, राइट, और इसने अपना फार्मूला दे दिया सिप्ला कंपनी को। सिप्ला कंपनी उस फार्मूले को यूज़ करेगी और फिर 2 साल तक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके बेचेगी और प्रॉफिट्स कमाएगी, राइट। तो सिप्ला कंपनी के पास राइट आ गया कि वो इस फार्मूले को 2 साल तक यूज़ कर सकती है और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो आपके पास एक राइट है, आप फार्मूले को तो फील कर सकते हैं, राइट, आप उसे टच नहीं कर सकते, वो एक इंटेंजिबल चीज़ है, पर आपके पास एक राइट टू यूज़ तो आ ही गया कि आप 2 साल तक उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। उस साइंटिस्ट ने परमिशन आपको दी है, एग्रीमेंट हुआ है, और 50 करोड़ रुपये देंगे आप उसको। तो ये होती है इंटेंजिबल एसेट। आई होप कलर समझ में आ गया होगा। इंटेंजिबल एसेट का मतलब कई लोग बोलते हैं जिसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो तो है ही, पर बहुत सही वर्ड है राइट टू यूज़, कि आपके पास एक राइट टू यूज़ है जिसे आप टच नहीं कर सकते, पर आपको राइट मिल गया है कि उस चीज़ को आप यूज़ करके आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकते हैं, फ्यूचर में फ़ायदा कमा सकते हैं। तो आप उसे इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। क्लियर। 2 साल बाद हो, आपको 2 साल बाद क्या होगा सर, 2 साल बाद हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाए, एक टाइम पीरियड बढ़ा ले, सिप्ला कंपनी पैसा दे दे। अगर नहीं बढ़ता है तो आपको फार्मूला वापस करना होगा, और आप बिना परमिशन के उस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर उस साइंटिस्ट का राइट है। तो ये होता है पेटेंट। इसी तरह एक वर्ड होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लोगो भी बोल सकते हैं आप, राइट, रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे आपको ट्रेडमार्क समझते हैं, मर्सिडीज़ का एक ट्रेडमार्क होता है, आप लोगो देखते हैं, टाटा का एक ट्रेडमार्क लोगो होता है। तो अगर आप ट्रेडमार्क लगा रहे हैं किसी कंपनी का, जैसे आप टाटा, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और आप इस पर टाटा का ट्रेडमार्क या चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि आप टाटा कंपनी नहीं है। पर आप टाटा कंपनी से परमिशन लेते हैं, टाटा कंपनी आपके प्रोडक्ट को देखती है और फिर वो आपको अलाउ करती है कि ठीक है आप इस पर अपना ट्रेडमार्क लगा सकते हैं, टाटा का यूज़ कर सकते हैं। तो टाटा कंपनी फ्री में तो देगी नहीं आपको अपना लोगो यूज़ करने के लिए, आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगी, क्योंकि आप भी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो टाटा कंपनी कहती है कि ठीक है 2 साल तक आप हमारे अपने प्रोडक्ट में हमारा लोगो यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोज टाटा कंपनी आपसे 10 करोड़ रुपये चार्ज कर रही, तो ये जो ट्रेडमार्क है 2 साल के लिए तो आपकी एसेट हो गया, आपके पास राइट आ गया कि आप उस लोगो को यूज़ कर सकते हैं और उस लोगो को लगा के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये ट्रेडमार्क होता है, और ये भी राइट टू यूज़ देता है आपको, आप उसे यूज़ करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो आपको पेटेंट समझ में आ गया, ट्रेडमार्क समझ में आ गया, मतलब ये दूसरे लोगों की चीज़ें हैं जो हमने खरीदी हैं उन्हें कुछ अमाउंट देकर, और कुछ टाइम तक हमें राइट मिल गया उन चीज़ों को यूज़ करने का, तो आप इन्हें इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी खुद की जनरेटेड भी हो सकती हैं, पर सेल्फ जनरेटेड एसेट अभी आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करें जिन दूसरे लोगों से जो आपने खरीदी हैं उन चीज़ों की बात की जा रही है। एक वर्ड होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट ये मूवीज़ पे और म्यूज़िक पे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी है, कोई भी मूवी आप ले सकते हैं, ठीक है, उस मूवी को आप एज इट इज़ कॉपी करके नहीं बना सकते, क्योंकि वो कॉपीराइट का वायलेशन हो जाएगा, राइट। जैसे कोई भी मूवी ले लीजिए जो भी आपको पसंद है, राइट, मान लेते हैं अपन कोई भी मूवी ले लेते हैं, 3 इडियट्स ले लेते हैं, राइट, ये तो शायद माइट भी आपने देखी होगी। अब आप सेम मूवी क्या करते हैं, सेम मूवी की स्टोरी कॉपी करते हैं और सेम मूवी बना के लॉन्च कर देते हैं, तो वो कॉपीराइट का वायलेशन है, क्योंकि आपने कोई चीज़ एज इट इज़ कॉपी की है। तो फिर वो आप पे केस कर सकती है वो कंपनी, जिस भी कंपनी का वो मूवी थी, ठीक है, उसके जो डायरेक्टर हैं वो आप पे केस करेंगे कि हमारी स्टोरी आपने कॉपी की है और आपने उसका यूज़ करके प्रॉफिट्स कमाए, जो कि वायलेशन है कॉपीराइट का। कॉपीराइट ये बोलता है कि किसी की भी
आर्ट को, लिटरेचर को अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको पहले उस पर्सन से परमिशन लेनी होगी। अगर वो पर्सन आपको अलाउ करता है तो ही आप उस चीज़ को कॉपी करके आगे भेज सकते हैं। अगर वो अलाउ नहीं करता तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, वो कॉपीराइट का वायलेशन माना जाएगा और फिर आप पे केस हो सकता है, आप पे पेनल्टी लग सकती है, जेल भी हो सकती है। कोई भी गाना आप बना रहे हैं, कोई भी जैसे गाना बनता है तो एक जैसा थोड़ी होता है, उसमें कुछ चेंजेस आपको करने होंगे, अदरवाइज़ वो कॉपीराइट का वायलेशन होगा। तो ये म्यूज़िक पे हो सकता है, बुक्स पे हो सकता है। आप किसी ऑथर की बुक है, किसी ऑथर ने बुक लिखी है तो आप अपनी बुक एज इट इज़ थोड़ी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ नई चीज़ डालनी होगी या कुछ चेंजेस करने होंगे। आप कोई एज इट इज़, जैसे आप अभी डी के गोयल सर की बुक से पढ़ रहे हैं, अब आप बुक लिखना चाहते हैं, आपने क्या किया, एक बुक उठाई और सेम एज इट इज़ सब लिख दिया, तो आप पे केस हो सकता है, कॉपीराइट का वायलेशन है। हाँ, अगर आपको परमिशन मिल जाती है ऑथर से, उस मूवी डायरेक्टर से, वॉटेवर जो भी ऑथराइज पर्सन है वो आपको परमिशन दे देता है तो आप कॉपी कर सकते हैं, तब तो ये वायलेशन नहीं होगा, अदरवाइज वायलेशन माना जाएगा। तो मान लीजिए आपको अलाउ कर दिया कि आप 3 साल तक उनकी बुक्स को कॉपी करके आगे सेल कर सकते हैं, तो वो कॉपीराइट हो गया और आप ये 3 साल तक ये आपके लिए एसेट हो गया। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? ऐसी कोई भी एसेट जो फील कर सकते हैं आप, टच तो नहीं कर सकते, यानी आपके पास एक राइट आ जाता है उन्हें यूज़ करने के एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो उन्हें आप इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। टेंजिबल एसेट जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट होते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर। इंटेंजिबल जिन्हें आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और बहुत ईजी वे में बोला जाए तो राइट टू यूज़ मिल जाता है आपको। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक चीज़ है लाइसेंस भी होता है, लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस मतलब सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ क्या, वो चला लेगा मेरे बिहाफ पे? नहीं, वो तो स्किल रिक्वायर्ड है, वहाँ तो कोई टैलेंट चाहिए, राइट। वो ड्राइविंग लाइसेंस आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पर मान लीजिए लिकर लाइसेंस होता है, ठीक है, लिकर, ठीक है, लिकर लाइसेंस होता है। लिकर लाइसेंस मतलब शराब का लाइसेंस। अगर आपको शराब की दुकान खोलनी है तो गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना होता है, इसे लिकर लाइसेंस बोलते हैं। अगर आप खुद नहीं खोलना चाहते, मान लीजिए मिस्टर ए ने लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट से पेमेंट करके, अब बी खुद नहीं खोलना चाहता शॉप, तो बी इसका लाइसेंस यूज़ कर सकता है। तो बी को ही फ्री में तो देगा नहीं, राइट, ये पैसे लेगा कि मेरा लाइसेंस तुम यूज़ कर रहे हो, तो बी से पैसे चार्ज करता है 10 करोड़ और बी को परमिशन दे देता है 3 साल तक कि आप उसका लाइसेंस यूज़ कर 3 साल तक बिजनेस कर सकते हैं। तो बी के पास एक राइट आ गया, अधिकार आ गया कि वो किसी का लाइसेंस यूज़ करके कोई बिजनेस कर सकता है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकता है। तो ये इंटेंजिबल एसेट है बी के लिए। तो लाइसेंस को भी आप कर सकते हो, वही लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं जी, आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड है, वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, बाकी कोई लाइसेंस, माइनिंग का लाइसेंस होता है, माइंस किराए पे मिलती है, लाइसेंस पे मिलती है, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिकर लाइसेंस होता है, ठीक है, ये सब लाइसेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप पैसे ले सकते हैं दूसरे पर्सन से। तो जिस पर्सन ने लिया है लाइसेंस उसके लिए वो एसेट है एक पर्टिकुलर टाइम तक। इसी तरह सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर तो आप समझते हैं, जो कंप्यूटर की जो कोडिंग होती हैं, जो लैंग्वेज होती है उसे ईजी करते हैं, राइट। जैसे एसएपी हो गया, टैली हो गया, एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, ठीक है, ओरेकल हो गया, ब्लूमबर्ग, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज़ करना है टैली का या एसएपी का, तो आपको इन लोगों को पैसे देने होंगे, फ्री में नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो आपको एसएपी ने का सॉफ्टवेयर ले लिया आपने, उसने आपको 3 साल के अलाउ किया कि आप एसएपी या टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, तो 3 साल तक ये असेट है आपके लिए। आप सॉफ्टवेयर को टच थोड़ी कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि आपके पास एक राइट है अप टू 3 ईयर, आप उस राइट को यूज़ करके बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो ये भी इंटेंजिबल एसेट है। तो आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। इंटेंजिबल एसेट जब का मतलब होता है कि आप उसे टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं कि आपके पास में एक राइट टू यूज़ है और आप दूसरे पर्सन की वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उससे पेमेंट कर रहे हैं। तो आप जितने टाइम तक उसने वो राइट दिया है आपको, उतने टाइम तक वो चीज़ आपके लिए एसेट है। टेंजिबल एसेट मतलब जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट होती है। तो ये तो नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी है। नॉन करंट एसेट आर ऑल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब हम करंट एसेट की बात करते हैं। जैसे करंट लायबिलिटी थी, ऐसे करंट एसेट है। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो 1 साल के ऐसी कोई भी एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वो 1 साल के अंदर आपको बेनिफिट कमा के दे देगी, उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। जैसे आपका काम है कपड़ा खरीदना और बेचना, तो जो आप कपड़ा खरीद रहे हैं बेचने के लिए, उसे स्टॉक बोलते हैं अकाउंट में। अभी पढ़ाया था, स्टॉक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं बिजनेस में, वो स्टॉक होती है। तो वो कपड़ा 1 साल के अंदर तो बिक ही जाएगा जनरली, राइट। तो वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉक खरीदने के बाद। तो ये कौन सी एसेट हुई? करंट एसेट हुई। इसी तरह जो कैश आपके पास रखा हुआ है या जो बैंक में बैंक बैलेंस है, तो ये तो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश और बैंक बैलेंस। कैश तो खैर है ही कैश में कन्वर्ट ऑलरेडी,
बैंक बैलेंस भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पैसे की नीड है, आप बैंक के एटीएम पे जाइए या चेक लिख दीजिए, पैसा नहीं मिल जाएगा। तो ऐसी कोई भी एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगी, आपको 1 साल के अंदर बेनिफिट कमा के दे देगी, उसे आप करंट एसेट बोलते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ लेते हैं। असेट में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। एक तो होती है नॉन करंट असेट जो लॉन्ग टर्म चलती है 1 साल से ज़्यादा के लिए। नॉन करंट असेट रेफर टू दोज असेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस, जो लंबे समय के लिए आपने बिजनेस में खरीदी है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, या तो आप उनसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई मशीन हो सकती है, कोई सर्विस देंगे, एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल। उन्हें बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा है, आपका पर्पज इन्हें लॉन्ग टर्म यूज़ करना, वो अलग बात है, ख़राब हो जाती है तो बेचनी पड़ती है, पर मोटिव आपका रीसेल नहीं है, उन्हें बेचने के पर्पज से आपने नहीं खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल नॉन करंट एसेट आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है, फिक्स एसेट, इन्हें हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खरीदी है तो फिक्स एसेट बोलते हैं। तो फिक्स एसेट का मतलब होता है एक तो ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खरीदी, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, प्लस उसे रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदा गया। ये अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक किसी एसेट में है तो वो फिक्स एसेट होती है। एक तो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए खरीदा गया, लॉन्ग टर्म पर्पज मीन्स मोर देन 1 ईयर, प्लस उसे रीसेल पर्पज के लिए नहीं खरीदा गया तो वो फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, उसे फर्दर बांटा गया है फिक्स एसेट को। एक होती है टेंजिबल, जो ही पढ़ाई थी, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच कैन बी सीन, जिसे देखा जा सकता है, एंड टच किया जा सकता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप उसे टच कर सकते हैं, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, आप ना ही देख सकते हैं और ना ही उन्हें फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट आर गुडविल, गुडविल भी पढ़ेंगे अभी, अब मैं समझाऊंगा आपको। पेटेंट बताई दिया, न्यू इन्वेंशन, कॉपीराइट, कोई आप कॉपी कर रहे हैं ऑथर को, मूवी को, म्यूजिक को, तो परमिशन लेनी होगी। ट्रेडमार्क बता दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट आर ऑल्सो वैल्यूएबल एसेट, ये वैल्यूएबल एसेट है क्योंकि आपके पास एक राइट आ जाता है इन्हें यूज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ पेटेंट, पेटेंट मतलब नो हाउ, कोई टेक्निकल नॉलेज, इसे पेटेंट को नो हाउ भी बोलते हैं, कोई टेक्निकल नॉलेज। बिजनेसमैन इज एबल टू प्रोड्यूस गुड्स, आप गुड्स बना सकते हैं। गुड विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग कस्टमर इजिली, देयरफॉर द इंटेंजिबल एसेट हेल्प द फर्म, वो आपकी मदद करती हैं इन अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने में, एज मच एज इंटेंजिबल एसेट, जितना टेंजिबल एसेट कॉन्ट्री करती हैं। हैंस बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आर वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं। वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज बेस्ड ऑन बेनिफिट, डिपेंड करते हो कितना बेनिफिट्स आपको दे रही है, फैसिलिटी अवेलेबल टू बिजनेस फ्रॉम सच एसेट। करंट एसेट का मतलब भी पढ़ा था, ऐसी कोई भी एसेट जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको पैसा कमा के दे देगी, उसे आपको करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर मेंट फॉर सेल, जिन्हें बेचने के मोटिव से खरीदा गया है, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिन्हें 1 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। एज सच दीज एसेट आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट, इन्हें कई लोग शॉर्ट एसेट या एक्टिव लिव एसेट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर, जिनसे आपने उधार सामान बेचा है तो 1 साल के अंदर तो पैसा दे ही देंगे, और एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्ट टू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। स्टॉक मतलब जो बेचने के मोटिव से सामान खरीदा उसे स्टॉक बोलते हैं। इज कॉन्टिन्यूसली सोल्ड, बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कैश। अब BRBP का मतलब हम पढ़ेंगे, यानी ऐसी कोई भी एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो 1 साल के अंदर आपको मॉनेटरी बेनिफिट कमा के दे दे, आप उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। कैपिटल का मतलब होता है ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, या काइंड में लेके आता है, कोई बिल्डिंग लेके आता है, फर्नीचर लेके आता है, उसे आप कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला हो गया असेट माइनस टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लायबिलिटी लिखिए तो उसका मतलब आउटसाइड लायबिलिटी होता है जो थर्ड पार्टी को आपको देनी है। ड्राइंग का मतलब आप पढ़ चुके हैं, ऑनर जो पर्सनल पर्पज के लिए पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसे आप ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगी उसकी। लायबिलिटी मतलब जो थर्ड पार्टी को देनी है, थर्ड पार्टी मतलब बिजनेस ऑनर के अलावा किसी थर्ड पार्टी को अगर आपको पैसा देना है वो लायबिलिटी कहलाता है। वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनसे आपने उधार सम्मान या सर्विस ली है, बैंक हो सकते हैं जिससे आपने लोन लिया, एक्सेट्रा। लायबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, एक तो इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो ऑनर को पैसा देना है वो इंटरनल लायबिलिटी है, और कैपिटल और जो प्रॉफिट्स बच गए बिजनेस के वो ऑनर के होते हैं, वो इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो ऑनर के अलावा किसी थर्ड पार्टी को पैसा देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। लायबिलिटीज आर फर्दर डिवाइड टू 2 कैटेगरी। एक होती है लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको पैसा देना है, 1 साल बाद पैसा देना है किसी लायबिलिटी का, वो लॉन्ग टर्म हो गई। करंट लायबिलिटी मतलब विद इन 1 ईयर जिस लायबिलिटी का पैसा देना है वो करंट लायबिलिटी हो गई।
असेट का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पोजेशन में है, जो वैल्यूएबल है और जो आपको फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगी, वो असेट है। एक तो वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए, आपके पोजेशन में होना चाहिए और फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कमा के देगा, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट कमा के देगा, तो वो असेट होगा। असेट भी दो कैटेगरी, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट भी मतलब जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी है, उन्हें आप नॉन करंट असेट बोलते हैं। नॉन करंट असेट आर फर्दर डिवाइड इनटू टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। इनटेंजिबल जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर आपके पास एक राइट आ जाता है कि आप उन असेट को यूज़ करके कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकते हैं, वो इनटेंजिबल असेट होती है। करंट असेट का मतलब ऐसी कोई भी असेट जो विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की असेट्स होती हैं, तो इन्हें आप करंट असेट बोलते हैं। इन्हें एक्टिव असेट भी बोलते हैं और शॉर्ट लिव असेट भी बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।